सरफेस होता क्या है। ये डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा भाई इसको। हाँ, जिसमें सबसे पहले हाथ ऊपर गया होगा उसी का नाम लेंगे। और भाई कंप्यूटर सही में स्लो हो रखा है, गर्म हो गया पता नहीं कैसे। अनुपमा पढ़ो बच्चे। A surface at every point of which the potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface. सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी इक्वल रहेगा, उसी को बोल देंगे इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, एंड पोटेंशियल मतलब v, यानी कि u बाई। अब देखो ऐसा सरफेस होना चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग शेप होगी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, मान लो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको फाइंड आउट करना हो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप, तो कैसे फाइंड आउट करो? देखो बताता हूँ बात, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ आएगा। ध्यान से नहीं सुनोगे तो चीजें मिस आउट हो जाएंगी। सबसे पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस। पैरेलल इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें अगर आपकी होंगी तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का या प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? ड्रॉ तो आपको बता दिया कि पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस होंगी, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? कौन बताएगा एक बार? अच्छा ये बताओ, हाँ अनुपमा। सर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा ना वो। देखो पॉजिटिव से एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, तो आपकी बात मान ली कि ऐसे आ गया, फिर ये वाली लाइन ऐसे आएगी, फिर ये वाली ऐसे आएगी, तो ये यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? ये तो गोल गोल लाइनें है ना। रिपीट करना हाँ, सर, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ? अच्छा, तो यस क्वेश्चन सर। दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने से, चलो कर देता हूँ अभी, लेकिन ध्यान से सुना दो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट किया जा सकता है। सर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन ही। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? कैसा है ये फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि पैरेलल लाइनें नहीं है भाई, अजीब सा डिस्ट्रीब्यूट, ये स्कैटर्ड लाइनें अट्रैक्ट हो रही, रिपेल हो रही। तो इसको जनरेट कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज थे, एक दूसरे से सेपरेटेड थे, तो आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं? सर इंडक्शन के मेथड से सर दो शीट्स, एक न्यूट्रल मतलब एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल लेके बराबर साइज की शीट्स। शीट्स से तो कर सकते हैं, चलो ठीक है। कोई और बताएगा कैसे कर सकते हैं जनरेट? हाँ तानिया। सर दो इक्वल प्लेन शीट्स लेके। दो प्लेन्स लेके, ठीक है, दो इनफाइनाइट प्लेन होंगे ना। देखो कैसा जनरेट होगा, ध्यान से देखना। आप जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था समझ आएगा। ये वाला चित्र तो समझ आ गया होगा ना बच्चों सबको, कि जो मैंने अभी ड्रॉ किया था कि ये तो सर सही है, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में चली जाएंगी लाइनें। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो रहा है और यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ऐसा होगा। देखो अच्छा ये तो सबको पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव में चला जाएगा। यस सर। यस सर। तो देखो, अरे क्या भाई, अब इनको है ना तुम प्लेन्स मान लो इनफाइनाइट, यानी प्लस इंफिनिटी से और नेगेटिव इंफिनिटी तक, इतना बहुत बड़ा प्लेन है ये 2D में। ऐसा नहीं सिंगल लाइन नहीं है, 2 डायमेंशन में बहुत बड़ी शीट है, इसका कोई और छोर नहीं है। अब पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एक जो राइट साइड में शीट है उस पे है नेगेटिव चार्ज। तो अब बताओ, अब फील्ड कैसा जनरेट होगा?
Uniform. पैरेलल Uniform. अब क्या होगा कि आपने फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और सिंक करती है नेगेटिव चार्ज में। और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज सरफेस के हमेशा क्या रहेंगी फील्ड लाइंस। अरे जब एमर्ज होती है चार्ज सरफेस से तो कैसी पैरेलल रहेंगी। Normal. तुक्के मत मारो यार, तुम नॉर्मल रहेंगी, ठीक है ना, पैरेलल रहेंगी। पैरेलल तो रहेंगी यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन जब सरफेस से निकल रही है तब क्या होनी चाहिए उसके, परपेंडिकुलर। Normal. Perpendicular. चित्र बना एनिमेशन से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, और तुम लोगों की रिवीजन करने का नाम नहीं लेते, तो फिर मैं कब तक तुम्हें रटवाऊंगा बच्चों, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, जब हमने चित्र समझा था, एनिमेशन भी समझी थी, सब कुछ समझा था, तो क्या वहां पे ये नहीं बताया था कि परपेंडिकुलर निकलेगी। हाँ जी, याद आया कुछ। दीक्षा देखो म्यूट करके चेहरे बना रही है। देखो ये समझ आया ना। एनिमेशन कब हाँ, बताइए एनिमेशन। सर एनिमेशन आपने बताइए। कोई कब तुम क्लास में मत आओ, है ना, छुट्टियां करो तुम। अच्छा सुनो, ये समझ आया जो चित्र बना हुआ है कि अब बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक अब थोड़ा ऐसा सा क्यों, डाउट है सर। ये यूनिफॉर्म क्यों हुआ, देखो ध्यान दो, क्या इसके पास बैंड करने का मौका है क्या, ऐसे मूव होगा, बैंड होगा क्या ये? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि पता है इन्फिनिटी तक है ये सीट बहुत लंबी है, तो बैंड होके कहाँ जाएगा, यहाँ से तो इसका निकल रहा होगा, तो ये रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, मतलब ये पैरेलल इसको रहना पड़ेगा, दैट मींस ये है। यस तो सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब इनफाइनाइट सीट पे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तब यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। अब मुझे बताओ कि इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सरफेसेस बता दो जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू रहे इक्वल, तो वो भी प्लेन्स ही बनने वाले हैं भाई, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहे, मतलब एक चार्ज से दूरी बराबर रहे। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ। डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप लोग ये इमेजिन करो कि क्या एक प्लेन सरफेस ही बनेगा जो जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। भाई ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, जो कि सर ये इस, पोटेंशियल क्या होता इस है। वाले सरफेस के पैरेलल है, ठीक है, ये सर दोनों पैरेलल पोटेंशियल है। क्या होता है। क्या बोल रहे हो। पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल बुक में पढ़ के आना अगली क्लास में, बुक में मैंने बताया था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। अभी ये याद रखो पोटेंशियल क्या होता है, अगर तुम्हें ये नहीं पता चला तो तुम्हारे हालात खराब है बच्चे, फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज आप रिवाइज नहीं कर रहे। अब जेन्युइनली बताना, आप रिवाइज करते हो क्लास से जाके, हाँ करते हो, यस सर। तो फिर याद फिर ये क्यों नहीं पता चला कि पोटेंशियल क्या होता है। सर आपने ये ट्यूसडे को पढ़ाया है। कब पढ़ा है भाई, कोई बताएगा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों। ये सब भी नाक कटवाएंगे आज मेरी, लग रहा है कि सर हम तो पढ़ पढ़ के भूल गए, पढ़ाया तो था आपने। तानिया बताओ। So potential is the amount of work done to displace a charge from infinity to a particular point. वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पर यूनिट चार्ज, उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, आपने ठीक ठाक बताया कि इंफिनिटी से एक चार्ज को विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी आप ले आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो मिल जाएगी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को आर चार्ज से डिवाइड कर दो क्यू से, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट गिवन पॉइंट। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल क्या होगा कि सर अगर 2 मिनट रुकना सर 2 मिनट ब्रेक सर 2 मिनट रुकना आप पढ़ाना मत आई में। कितने कितने बच्चों को पोटेंशियल पता है। फायदा तभी है पढ़ने का, तो यार फिर समझ ही नहीं आएगा तुम्हें।
अच्छा, तो कितने बच्चों को डाउट है? एक बार हाथ नीचे कर लो सब लोग, जिनको डाउट है वो हैंड रेज करना। पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं समझ आया। अच्छा, चलो मेजोरिटी को क्लियर है तो मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस पीछे निकले ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था ना? हाँ हाँ पढ़ाया था। तो उसी पोटेंशियल की बात कर रहे हो? अरे रुको, तुम बाद में बात करना, ऐसे पर्सनल बात मत करो, अभी क्लास चल रही, सब लोग सबको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? अब सुनो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या बोला कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू रहे कांस्टेंट। तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगी? जब आर की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट। भैया आपको v कांस्टेंट चाहिए, तो k की वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁻9 होती ही है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। q इज द चार्ज, तो चार्ज चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चार्ज से ही कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपकी r कांस्टेंट हो जाए तो आपको मिल जाएगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो, क्या ये पैरेलल, इनके बीच का दूरी हमेशा r ही रहेगा हर पॉइंट पे? भाई दो दो प्लेन पैरेलल है, तो उनके हर एक पॉइंट के बीच में अगर ऐसे लाइनें ड्रॉ करो तो r ही मिलने वाला है। Yes, sir. तो देखो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसमें ऐसे पॉइंट चार्ज होंगे मल्टीपल वाले, हर एक पॉइंट चार्ज से इसके करस्पॉन्डिंग या पॉइंट ले लो, तो आपको क्या मिलने वाला है? r की दूरी मिलेगी। दैट मींस अगर यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे तो उसके हर एक पॉइंट पे v जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी ये येलो जो सरफेस है उस पे v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि v होता है kq/r, तो kq ऑलरेडी कांस्टेंट है और r आपने जानबूझकर कांस्टेंट ले लिया। क्यों कांस्टेंट ऐसे लिया? कि आपने सरफेस का चॉइस ही ऐसा किया कि जो जिसकी दूरी हमेशा r रहे, ठीक है? अब देखो, क्या आप दूसरा सरफेस चूज कर सकते थे? मान लो आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस चूज कर लेते, तो क्या उसके हर एक पॉइंट की दूरी बराबर रहती? तो यहाँ की ज्यादा रहती, इधर की कम रहती, तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बराबर आता कि नहीं आ पाता? No, sir. नहीं आ पाता। अब देखो, ये सारा कंसेप्ट तुम्हें समझ आया। अब इसे आगे ये देखो क्या होगा इसमें, कि ये यूनिफॉर्म फील्ड था, तो यानी इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इनफाइनाइटली चार्ज पॉजिटिव प्लेट, और इधर नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है इस केस में। अब इसमें सरफेस देखो, आपको प्लेन सरफेसेस दिख रहे हैं 3, एक पे v1 है, मान लो इधर हर एक पॉइंट की दूरी r1 रहने वाली है, क्योंकि फिक्स रहेगी इस प्लेन से। इधर की मान लो r2 रही होगी, तो हर एक पॉइंट की r2 ही रहेगी, और थर्ड वन की r3 ही रहेगी। तो जो वैल्यूज हैं दूरी हर एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट की r2 दूरी यहाँ से सोर्स से इधर तक। सिमिलरली इधर जो पॉइंट्स बनेंगे उनकी r1 है, और इधर बनेगी उनकी r3। तो क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से kq/r होता है, तो kq कांस्टेंट है ही, और r क्या है? r इज जो हमने कांस्टेंट लेना है विद द हेल्प ऑफ चॉइस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें ऐसा सरफेस चूज करना है जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू आए कांस्टेंट, तो आपको मिल जाएंगे क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलर वे, अब कोई मुझे बताएगा कि पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे अगर 3D में एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लिए जाए तो वो क्या शेप बनेगा? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप। Sphere. स्फीयर, ठीक है? तो ऐसा होगा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड क्या होता है याद? कोई कौन बताएगा? मैंने बताया था आपको आइसोलेटेड क्या होता है। यार हमारी क्लास में 2 ही बच्चे पढ़ते हैं क्या? नेहा एंड तानिया। अच्छा दीक्षा, दीक्षा तुम बताओ। सर आइसोलेटेड, सर वही ना सर, जिसमें कोई चीज अंदर से बाहर, मतलब सराउंडिंग के साथ चेंज ना हो। हाँ कौन बताएगा? तन्वी बताओ बच्चे। A system that has no net external force. सिस्टम दैट हैज नो एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा मैंने ऐसे तो नहीं बताया, मैंने जो बताया था उस हिसाब से बताओ। तानिया आप बताओ बच्चे।
सर मतलब किसी सिस्टम के ऊपर हम एक्सटर्नल सराउंडिंग से उसके कोई कांटेक्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब कांटेक्ट किस तरीके से हो सकता है? आइदर बाय मास एक्सचेंज और बाय एनर्जी एक्सचेंज। तो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे ऐसा सिस्टम हो और ना ही मास एक्सचेंज करे, किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। तो उसको बोलते थे आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक चार्ज है, चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या मतलब हुआ कि ऐसा चार्ज जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, मतलब केवल यूनिवर्स में वो अकेला चार्ज है, ठीक है, ऐसा बिहेव कर रहा है, तो किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो चार्ज है ना, जो चार्ज है उसकी लाइनें आपको चारों तरफ आइसोट्रोपिकली ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी। अब ऐसे चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाले हैं वो सरफेस कैसे होंगे? स्फीयर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज k/r होता है, तो आपको एक कांस्टेंट r, ये कांस्टेंट दूरी लेनी है। तो 3 डायमेंशन में एक पॉइंट ऐसा है, उससे r की दूरी पे लेते जाओगे हर एक चीज, तो कौन सा शेप बनेगा भाई? 2D में तो सर्कल बनता है, इसलिए बोलते हैं 2πr। 3D में क्या बनेगा? स्फीयर। स्फीयर। तो ये सारे के सारे अलग अलग रेडियस के स्फीयर हैं। सबसे अंदर वाला स्फीयर ये ब्लू कलर का, इसका सबसे कम रेडियस, और सबसे बाहर वाले स्फीयर का सबसे ज्यादा रेडियस। तो जिसका रेडियस ज्यादा यानी आर की वैल्यू ज्यादा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या? सर कम। कम। तो सबसे बाहर वाले में पोटेंशियल क्या है? सबसे कम। और सबसे अंदर वाले में पोटेंशियल सबसे ज्यादा। बट एट अ गिवन स्फीयर, ये बाहर वाला स्फीयर ले लो चाहे कोई भी स्फीयर ले लो, एज फार एज यू आर ऑन दिस पर्टिकुलर आउटर मोस्ट स्फीयर, तो वहां पे जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट। अंदर जाओगे, मान लो इधर V2 है तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो थ्रू आउट V2 रहेगा। तो दीज टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी कि जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन को इंडिकेट करता है, वर्क डन। और थोड़ा देसी भाषा में समझाऊं पोटेंशियल क्या होता है बालकों? थोड़ा इजी टर्म्स में बताऊं व्हाट इज पोटेंशियल? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. मुझे बताओ, ठंडा कौन हो सकता है? ठंडी कौन सी चीज हो सकती है? कौन सी चीज को ठंडा किया जा सकता है? जो चीज गर्म हो। जो चीज गर्म हो जो चीज गर्म होगी उसी को ठंडा किया जा सकता है ना। जो चीज ठंडी होगी उसको ठंडा थोड़ी किया जा सकता है। अच्छा मान लो मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में गर्म पानी भरा हुआ है, तो इसको रखूंगा तो क्या होगा? ठंडा होगा ना, ओवर द टाइम ठंडा हो जाएगा। तो क्या इसके पास ठंडा होने का पोटेंशियल है? ठंडा होने की कैपेबिलिटी है इसके पास? Yes. Yes. और पढ़ाया किसको जा सकता है? जिसके पास दिमाग। 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 तो जिसके पास दिमाग हो उसके पास पढ़ने का पोटेंशियल है ना। Yes, sir. सिमिलर वे में सोचो कि अगर एक चार्ज था इधर और दूसरा चार्ज उसके साथ है, तो दोनों अगर एक जैसे नेचर के चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको एक चार्ज को छोड़ दूंगा तो कहाँ क्या होगा उसके साथ? रिपेल होगा। रिपेल हो रिपेल जाएगा। होगा, भाग जाएगा। तो मतलब इसके बाद भागने का पोटेंशियल है ना दूर, Yes, sir. तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। उसी चीज को एग्जैक्टली पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए? इंग्लिश में जो पोटेंशियल है फिजिक्स में उन दोनों का मतलब लगभग सेम। इंग्लिश वाले क्या करते हैं? पोटेंशियल को ओपन टर्म्स में यूज करते हैं, बट हम लोग उसकी एक वैल्यू भी रख देंगे कि कितनी वैल्यू है पोटेंशियल की, कितने वोल्ट्स का पोटेंशियल है। मतलब क्या हुआ कि कितना उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है या फिर कितना वर्क डन उसको इस पॉइंट पे लाने में किया गया, उसी का इंडिकेटर है पोटेंशियल। तो जब बात हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो मैंने बोला था कि अगर इन्फिनिटी पे चार्ज हो और इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़कर किसी आर दूरी वाले पे लेके आते हो, मान लो आर दूरी का मतलब क्या है? इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, तो ये आर मान लो आउटर मोस्ट का आर। तो आर दूरी पे आप लेके आए, तो क्या हर एक पॉइंट की दूरी आर ही है अगर इस स्फीयर पे ले आ रहे हो तो? भाई हर एक Yes, sir. आर ही तो है ये सब। तो जब आर पे ले आ रहे हो तो वर्क डन हर एक पॉइंट पे लाने का सेम ही है। इन्फिनिटी से ला रहे हो आप, तो इन्फिनिटी से कोई से भी पॉइंट पे ले जाओ, वर्क डन क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो वर्क डन का इंडिकेटर होता है पोटेंशियल। जब वर्क डन की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम है। और पोटेंशियल ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ई, ठीक है ना। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि पोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या है एक्चुअली। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या है?
ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव करना चाहते हो तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताया था मैंने क्या, कि अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जब आप काम कर रहे हो, यानी इफ यू आर डूइंग सम वर्क बाय एन एक्सटर्नल एंटिटी क्या होगी, जैसे मैं आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट चार्जर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करके दिखा रहा था, उसका मतलब क्या था कि मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं और वो एक्सटर्नल वर्क स्टोर हो जा रहा है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। तो डेल्टा यू वाज वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये आपको बताया था कि नहीं? कितने बच्चों को याद है ये बात? चलो, उसके बाद मैंने बोला था कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो अगर डेल्टा V रखूं तो डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, अब आप बताओ कि इससे ये भी तो मतलब हो गया कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, या फिर वर्क डन इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। अब देखो चार्ज तो नॉन जीरो है ही, ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी अगर एक सरफेस ऐसा है जिसपे V की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो मैं उस पर मूव करता रहूंगा तो चेंज इन V क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, हर जगह वैल्यू 5 है मान लो पोटेंशियल की। तो मैं जब एक पॉइंट से दूसरे पे चला गया, यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, V1 की वैल्यू भी 5, V2 की वैल्यू 5, मैंने चार्ज को मूव किया V1 से इधर V2 पे, तो डेल्टा V यानी चेंज इन V क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या था 5 और इनिशियल भी क्या था 5, तो क्या आया 0। यानी कि पोटेंशियल में चेंज व्हेन यू आर मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वो आएगा 0, और वो 0 होने की वजह से क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यही प्रॉपर्टी है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from one point to another point on an equipotential surface is going to be equal to 0। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जो बता रही थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, एलिमेंटल डीएल का मतलब है कि छोटे से एरिया पे एलिमेंटल एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये भी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही होगा। देखो अब सरफेस का एलिमेंट ले लो, अगर हर एक एलिमेंट के परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो एट ए गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो रेगुलर शेप्स है, मान लो हमारा जो हमने लिया था सरफेस, तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर रहेगा ही ऐसे, अगर हर एक एलिमेंट परपेंडिकुलर है। और या फिर हमने लिया था स्फीयर, उसके परपेंडिकुलर है। देखो दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी को तो समझेंगे बाद में कि क्यों आ रहा है, लेकिन आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? अपने बच्चों को दिख रहा है परपेंडिकुलर? ये देखो, तो तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है बच्चों, हिमाचल वालों में? सर ठीक ही होती। बढ़िया होती है? यस सर। यस सर। बढ़िया होती है कि तुम्हें लगता है बढ़िया होती है? बढ़िया होती है सर, बढ़िया होती है। तो तुम में से इतने कम बच्चे क्यों रिप्लाई करते हो भाई, तुम्हारे बेसिक्स इतने कमजोर क्यों हैं? अच्छा देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिख रहा है ना अभी आपको, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड था एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इधर भी देखो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे और हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना? यस सर। अब देखो
ये होता क्यों है देखते हैं। हमें दिख भी गया, हमने पढ़ भी लिया। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि WAB वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मान लो इस पोटेंशियल एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी है, तो हम क्या लिखते थे उसको, E इंटू DL। E इंटू DL क्या है, ये क्या था, जो फॉर्मूला देखा था कौन सा था यार, W इक्वल टू EDL, जो आपको वर्क डन निकालना बताया था उस टाइम पे ये फॉर्मूला था, ठीक है, E इंटू DL। तो अभी वापस नहीं जाएंगे, आप इसको देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही ये बनता है E इंटू DL, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो EDL cos थीटा आएगा, E इंटू DL इंटू cos थीटा। और वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या था, 0 था। तो अगर ये वैल्यू 0 रहे, वर्क डन की वैल्यू 0, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 होनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो ये तो नॉन जीरो है। और DL भी नॉन जीरो है क्योंकि एरिया है, एरिया एलिमेंटल एरिया DL, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 किसको होना पड़ेगा, कोस थीटा को। तो कोस थीटा 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ जो ये है फील्ड और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि DL क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो रहने वाली है स्ट्रॉन्ग, तो उस पर्टिकुलर केस में बंद हो गए, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके पास पास में रहेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर रहेंगे। जैसे ये मान लो ये तो दूर दूर है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसमें फील्ड थोड़ा वीक दिखाता हूँ, दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी ज्यादा हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक होंगे। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिखता भी है कि K/R, जब फील्ड ज्यादा होगा तो K/Q की वैल्यू रहेगी ज्यादा, तो उस हिसाब से पोटेंशियल जो है उसके बीच में जो R कम R है, R की वैल्यू कम रहेगी तो भी पोटेंशियल का जो गैप, मान लो आप डेल्टा V की वैल्यू अगर फिक्स कर दे, तो मान लो कि एट एवरी 5 वोल्ट्स आई विल ड्रॉ अ पोटेंशियल सरफेस, ऐसा तो क्या रहने वाला है, कम R की वैल्यू कम रहेगी तब भी आपका हो जाएगा पोटेंशियल, मतलब इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सरफेस हो गया, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, उसी प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। व्हाई, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो क्या उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? नो सर। नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें। If two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible। ये दूसरा तरीका है इसी चीज को देखने का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर जाएं तो उसका ये भी मतलब है कि उस जगह पे दो वैल्यूज हो जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एट ए गिवन पॉइंट टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर आल्सो नॉट पॉसिबल। तो दूसरा तरीका ये। और अगर इसको उसके फॉर्म में देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था, तो भी आपका पॉसिबल नहीं। तो ये चार प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है,
उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे से डाउट पूछ लो। अगर अभी इसमें समझ नहीं आया या मेरी किसी भी बात का में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बेझिझक होकर पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। अगर दोबारा भी रिपीट करने के लिए बोलोगे तो कर दूंगा। बताओ कौन सा समझ नहीं आया, हैंड रेज कर लो एक बार, फिर एक एक करके डाउट्स लेते हैं। हाँ जी तनप्रीत, तनप्रीत पूछो। सर रिपीट कर दो। कौन सा रिपीट कर दूं बताओ, कौन सा पार्ट रिपीट करना है बच्चे? सर यही वाला। यही वाला मतलब पॉइंट, कौन सा पॉइंट बताओ? पूरा रिपीट थोड़ी करेंगे यार, पूरा तो अभी 30 मिनट में पढ़ाया है, तो पढ़ा रिपीट करने में फिर 30 मिनट लगेगा। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको? सर लास्ट पॉइंट नहीं समझा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ Yes. नहीं आया? फोर्थ, अच्छा थर्ड आ गया, थर्ड आ गया। यस सर। बताओ थर्ड बताओ, फिर मैं फोर्थ बताता हूँ। थर्ड पॉइंट आ गया बच्चे समझ? तनप्रीत यस सर। बताओ फिर क्या समझ आया थर्ड पॉइंट में? क्या हुआ, चुप क्यों हो, बताओ ना। देखो अब आप चीटिंग कर रहे हो ना इस चीज का। मैंने बोला था कि क्लास में बिल्कुल कांस्टेंट रहना है, अगर नहीं समझ आता तो पूछ लेना है। तो अब आपने बोला थर्ड आ गया समझ, तो आप थर्ड बता नहीं पा रहे। चीटिंग कर रहे हो हर जगह पे ना, क्लास में भी और टेस्ट में भी। चीटिंग करके टॉप करने का मतलब क्या है? अगर चीटिंग करके टॉप किया तो क्या टॉप किया? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं बच्चे? यस सर। समझ रहे हो ना कहाँ गलती कर रखी है आपने? तो जो बच्चे ऐसे हैं जो चीटिंग करके आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं नहीं बढ़ रहे एक्चुअली, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपना थोड़ा सा समझ जाओ। हाँ जी तानिया बताओ बच्चे। सर थर्ड पॉइंट दोबारा थर्ड बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ आ गया सबको समझ? यस sir. फोर्थ तो सबसे आसान है। इस फोर्थ में क्या है कि फोर्थ क्या था कि जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ इधर, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं फिर ड्रॉ करके, पहले फोर्थ बता देता हूँ फिर थर्ड बताएंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या था कि एक पॉइंट है मान लो जी, अब पोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो या तो वो एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर सकते हैं या एक मतलब कर्व के अलोंग इंटरसेक्ट, पॉइंट के अलोंग नहीं करेगा इंटरसेक्ट। पॉइंट के अलोंग करेगा तो फिर ऐसे एज टू एज मिल रहा होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, उसको लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो एक सरफेस तो ये हो गया, दूसरा मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, और ये दोनों इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर ऐसे। अब देखो इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो 5 है और इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है 10। तो ये जो लाइन बन गई है येलो कलर की, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? ये तो दोनों ही सरफेसिस पे है भाई, वी पे भी है, इस वाले पे येलो वाले पे भी है और रेड वाले पे भी है। तो ये इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 10 रहेगी कि 5 रहेगी? भाई हमने क्या बोला, हमने बोला कि एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल शुड बी कांस्टेंट। तो एवरी पॉइंट में तो ये पॉइंट भी आ रहा है और ये पॉइंट दोनों प्लेन्स के लिए कॉमन है, v इज इक्वल टू 10 के लिए भी और v इज इक्वल टू 5 के लिए भी। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v एट दिस येलो लाइन, ये बताओ। 10 लूं कि 5 लूं? भाई ना तो 10 ले सकते, क्यों? क्योंकि फिर 5 वाला वॉयलेट सर 15। और नहीं नहीं रुको, ना तो 10 ले सकते और ना ही ये ले सकते, 5 ले सकते। तो फिर क्या लेंगे?
तो फिर क्या लेंगे? अभी किसी ने 15 बोला, उन्होंने जो सोचा है वो लॉजिक सही है आपका, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे तो 15 नहीं लेंगे। अदरवाइज अगर एक वोल्ट आ रहा है, दूसरा है, दूसरों दोनों सुपर इम्पोज है तो ऐड हो जाते हैं, वो आपका लॉजिक सही है, बट यहाँ वो काम नहीं करेगा। हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, तो बच्चों जब बात हो रही है ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओगे एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्या होगा? फिर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, और यही बात कह रहा है कौन सा पॉइंट नंबर 4, कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका क्या है? इसी का दूसरा तरीका ये है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रखा है, दूसरा इंटरसेक्टिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो एक सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इसके परपेंडिकुलर कहीं दूसरे डायरेक्शन में आ गया, मान लो थोड़ा इधर, है ना, ये तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो देखो ये क्या दोनों डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के बीच में ये तो इधर पॉइंट कर रही है इधर, तो यानी कि देयर शुड बी सम एंगल थीटा, और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? एट अ गिवन पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पॉइंट हो गया 4। अब पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तानिया को समझ नहीं आया था और किस किस का काफी बच्चे थे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर। भाई आर जितना है पर यूनिट, आर कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। यानी कि एक गिवन आर वैल्यू के लिए, मान लो आर आपने 1 मीटर से लेकर आर इक्वल टू 2 मीटर पे गए आप। ठीक है, R1 था 1 मीटर, R2 2 मीटर था। आपने डेल्टा आर यानी डी आर जो किया उसको बोला 1 मीटर है, 2 - 1 1 मीटर। एक गिवन डी आर के लिए मान लो पोटेंशियल चेंज हो जाता है 10 वोल्ट, डीवी की वैल्यू आ जाती है 10। और दूसरा, तो इसमें ई की वैल्यू क्या आएगी? ई विल बी डीवी बाई डी आर, मतलब -10/1, तो -10। और यही अगर डीवी चेंज इन वी जो है ये रहे 20 वोल्ट्स। ठीक है, और फिर अगर हमें इलेक्ट डी आर है उसकी वैल्यू 1 रहे, तो यानी पर एक मीटर का जंप जब आप आर में ले रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है 20 वोल्ट से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड है E2 वो ज्यादा आएगा ना E1 के कंपैरिजन में। E1 आया था -10, E2 क्या आएगा? -20। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक है। तो अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डीवी बाई डी आर की वैल्यू सेम रखनी है, यानी कि पोटेंशियल का जो जंप है वो सेम रखना है, तो फिर वो आधी दूरी पे आएगा, 0.5 दूरी पे। भाई 10/0.5 भी क्या होता है? 20। तो -20 को इंडिकेट करने के लिए फिर जो जो पोटेंशियल सरफेसेस इनिशियली 1-1 मीटर की दूरी पे थे, ऐसे जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था तो 1 मीटर पे था, फिर दूसरा अगला वाला वो भी 1 मीटर इससे दूसरे वाले से, तो वो क्या होंगे? वो आधे मीटर की दूरी पे आ जाएंगे, यानी कि दे विल बी क्लोजर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगला वाला 0.5 मीटर की दूरी पे, फिर अगला, ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है क्या? कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब समझ आया? Yes, sir. तानिया आ गया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. ठीक है, तो अब किसी और को और कोई डाउट है इन सब चीजों में? नहीं, तो फिर आप एक क्वेश्चन करना मेरे लिए, ये वाला क्वेश्चन बताओ, चैट बॉक्स में आंसर डालते रहना इसके। 2-3 क्वेश्चन है, लगातार करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर डालो। तो जो बच्चे टेस्ट में चीटिंग कर रहे हैं, देखो पकड़ा तो हर कोई जाता है भाई, है ना, लोगों के पास सिस्टम बहुत है। तो चतुर उतना ही बने जितना बन सकते हो, ज्यादा चतुर बनोगे पकड़े जाओगे। तो मैं तो बहुत आराम से बताता हूँ, बेइज्जती करने पे आ गए किस दिन तो फिर Yes, बेइज्जती sir. होने के बाद अच्छा थोड़ी लगता है यार, है ना। तो काफी बच्चे हैं, देखो Yes, sir. तो ऐसा नहीं करना हमें। गुड बॉय या गुड गर्ल तब बन सकते हो आप जब आप अच्छा पढ़ोगे ना। क्लास में बातें करने से, क्लास में चीटिंग करने से, उससे तो चीजें एक बार अच्छी लग सकती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बाकी लॉन्ग टर्म में वही सस्टेन करता है जो जिस पर्पज के लिए आप क्लास में आए हो वो पर्पज आपका फुलफिल होता है ना।
और वो पर्पस क्या है? पढ़ाई करना। वो पर्पस क्या है? अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अदरवाइज तो हम लोग आएंगे नहीं। तो मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, आप पढ़ने आते हो। अगर वही पर्पस मिस हो गया, वही हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो लॉन्ग टर्म का विजन हमारा वही है बच्चों, उसी पे ध्यान रखना है। चीटिंग नहीं करनी है, प्यार से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और डाउट्स हो तो पूछो। सिंपल। Identify the correct statement regarding an equipotential surface. An equipotential surface and electric line of force never intersect each other. ठीक है भाई, okay. An equipotential surface and electric line of force intersect at an angle of 45 degree. An equipotential surface and electric line of force intersect at an angle of 90 degree. इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एंगल ऑफ 60। तो 60 तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, काट दो। 45 भी नहीं पढ़ा। अब खेल है ए एंड सी के बीच में, ए और सी। तो आप याद करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता था? इलेक्ट्रिक लाइन Electric light. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर किसके? Equipotential Sheet. surface. Equipotential surface. तो ऑप्शन ए हुआ, सी हुआ सही? सी। तो जो अकल के ए। अंधे बच्चे हो रखे हैं, ए आंसर दे रहे हैं भाई। कि कैसे बताऊं मैं अब किस तरीके से पढ़ाऊं जो तुम आंसर ए छोड़कर सी पे आ जाओ। तुम लोग भेड़ चाल छोड़ नहीं रहे हो यार, देख मजा नहीं आता ऐसे। किसी ने ए दे दिया तो सब लग पड़े लाइन से। अब हो सकता है तानिया ने सबसे पहले ए दिया था, तो तानिया के दिमाग में कुछ गलती समझ आ गया, उसने फटाक से ए दे दिया कि चलो सबसे पहले आंसर देना है। तो सब ले भाई, फिर सब धड़ाधड़ ए ए ए ए ए ए बिना ही सोचे। कि अगर मैं पूछूं ना जिन्होंने ए आंसर दिया है, अब मैं देखो बेइज्जती करता नहीं हूँ तुम्हारी, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर मैं नाम लेके पूछूं कि बच्चे तुमने ये आंसर ए क्यों दिया, तो तुम में से 90% गारंटी है कि 50% बच्चे आंसर दे नहीं पाओ। तो ये चित्र आपने देखा था ना भाई कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा क्या बताया था? ईडीएल कोस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, यानी डेल्टा वी रहेगा 0। और डेल्टा वी क्या था? ई डॉट डीएल है। तो इसी की बात थी, ई डीएल कोस थीटा। डीएल क्या था? एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट, और बात कोस थीटा। अब मैंने बोला कि एरिया का छोटा सा एलिमेंट की तो आपने खुद लिया है, तो ये नॉन जीरो रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। ई वैल्यू है वो भी नॉन जीरो रहेगी, तो कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो कोस थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, और डीएल, डीएल मतलब एरिया, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। दैट इज वाई। और ये चित्र भी तो बना के दिखाया था कि आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यार पागल कर दो लग रहा है। बताओ अब तुम, एक आज ही की क्लास की बातें हैं ये, कल की क्या गारंटी है ये कल तुम्हें याद रहेगा है? बताओ। अब इसके बाद पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। कुछ क्वेश्चंस थे वो कराने थे, बट आज टाइम नहीं बचा, तो यस सर। कराएंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो अब क्विज दे दूंगा, उसमें करके आना। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में।